नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, आज का सेट है प्रैक्टिस है, जो कि प्लेटफॉर्म पुस्तक से वॉल्यूम 2 से लिया गया है। तो अब जो है हमारे जितने टेस्ट सीरीज आएंगे उस पर जो है ये नहीं लिखा रहेगा कि ये किस बुक से है। अब ये लिखा रहेगा कि ये 24 तारीख को है, 25 तारीख को है, और ये 22 तारीख को है, ये 26 तारीख को है। इस तरह रहेगा कि हाँ 24 तारीख को ये टेस्ट है, 25 को ये टेस्ट है, 26 को ये टेस्ट है। अब पब्लिकेशन का नहीं रहेगा। हाँ, ये लिखा रहेगा कि 24 तारीख का ये टेस्ट है, 25 तारीख का ये टेस्ट है, 26 तारीख को ये टेस्ट है। तो 1 से लेकर के 40 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न थे, जिसको हमने कम्युनिटी बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, जो मैथ और रीजनिंग के सवाल वहाँ आप लोग क्लिक करके बना सकते हैं, और उसका आंसर भी वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कम्युनिटी बॉक्स में भी है। तो आइए हम लोग जीके का जो है पर्सन उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो स्वतंत्रता के पूर्व से जो है अंडमान और निकोबार को जो है द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था, इसको ध्यान रखिएगा। और पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां बृहत बंदरगाह है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल की स्थापना की थी। तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था, यह पूछा जा रहा है। तो भारतीय जो है होम रूल की स्थापना जो है होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किए थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक कब किए हुए थे, तो 28 अप्रैल 1916 को किए हुए थे। और जो है एनी बेसेंट कब की है, तो एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916 में की है। कहाँ की है, तो महाराष्ट्र में किया है, समझे नहीं, मद्रास में किया है एनी बेसेंट। और ये कहाँ किए थे बाल गंगाधर तिलक, तो महाराष्ट्र में किए थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एनी बेसेंट से क्वेश्चन आता है कि न्यू इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखा है, कौन, एनी बेसेंट। और कॉमनवेल्थ भी लिखा है। और तिलक का क्या था, मराठा एवं केसरी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 में क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। कहाँ रूबरू हुए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी लौटे थे तो फरवरी 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार जो है सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो ध्यान रखिएगा कब रूबरू हुए थे, तो 1916 में हुए थे। कहाँ, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास, ठीक है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना 1916 में ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का सर्वप्रथम विद्रोह कहा था। तो कौन कहा था भैया, तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा था, तो BD सावरकर ने कहा था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो है RC मजूमदार ने क्या कहा है, तो RC मजूमदार ने कहा था स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये बात बोला हुआ है। डिज़रायली क्या बोला हुआ है बताइए, तो डिज़रायली ने बोला है क्या चीज़, कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। और TR होम्स ने बताया है कि सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है। और जेम्स आउटरस एवं WC टेलर ने बताया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र है। और 1857 के जो क्रांति था उसका प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, BD सावरकर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में क्या कहा जा रहा है कि 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हीरापुर अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा कौन अधिवेशन में, हीरापुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को जो है पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। कहाँ, तो ध्यान रखिएगा हीरापुर में। और सुभाष चंद्र बोस को लेकर के जो है और गांधी जी में तालमेल नहीं था। दूसरी बार इन्हें जो है 1939 में त्रिपुरा जो है कांग्रेस में गांधी जी के विरोध में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस कार्यकारिणी के निरंतर विरोध के कारण इन्हें अध्यक्ष पद से हटना भी पड़ा था सुभाष चंद्र बोस को। और गांधी जी के जो पसंदीदा उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया थे, जिसको परास्त कर दिए थे कौन, सुभाष चंद्र बोस, जो दूसरी बार बने थे परास्त करके। और इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताया था। और चुनाव के बाद
इस अधिवेशन में जो है प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को जो है गांधी जी की इच्छानुसार कार्य समिति के सदस्य की नियुक्ति करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने सलाह देने से इनकार कर दिया और वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस पद से जो है इस्तीफा देना पड़ा। इस जगह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया इनको। तो ध्यान रखिएगा 39 में ही हटे तो 39 में ही बने कौन, राजेंद्र प्रसाद। और हटने के बाद पृथक जब हो गए सुभाष चंद्र बोस तो उन्होंने जाकर के 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा है कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को जो है असम का हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असम का हिमालय बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा द्वीप जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है। तो रियूनियन द्वीप जो है, रियूनियन द्वीप जो है एक किसका है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है। यह अफ्रीका में स्थित एक द्वीप है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? तो अफ्रीका में रियूनियन द्वीप, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है। पंचभद्रा झील कहाँ है तो बताएंगे। पंचभद्रा झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ? राजस्थान में। और इस झील में जो है खारे पानी का झील है, बाड़मेर में है, राजस्थान के बाड़मेर में। और क्या हो जाता है कि वर्षा की कमी के कारण झील में नमक निकलने में काफ़ी बाधा उत्पन्न होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पंचभद्रा झील में जो है खरवालों द्वारा नमक बनाया जाता है और काफ़ी प्रदूषण से जो है इसका क्षेत्रफल घट भी रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है एक पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने का काम करती है, ध्यान रखिएगा। किसको? नीलगिरी की पहाड़ी को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। तो राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी पर, इसको ध्यान रखिएगा। कौन? राणा प्रताप सागर कहाँ है? चंबल नदी पर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो है मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। और चंबल नदी पर जो है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के संयुक्त परियोजना के अंतर्गत 3 बांध कौन कौन आता है, तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। जवाहर सागर कहाँ है? तो कोटा में है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। और गांधी सागर कहाँ है? तो मंदसौर में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 51, विश्व रक्तदान दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जो है रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष जो है 14 जून को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिए। कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। और 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है बताइए। 10 अगस्त को जो है जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है और विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा जा रहा है, किस भारतीय फिल्म ने जेनेवा में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित 4थे वर्ष हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल विशेष पुरस्कार जीता है। कौन सा फिल्म? उस फिल्म का नाम था क्या था, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है विशेष पुरस्कार जीतने का काम किया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है। तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। और महाराष्ट्र राज्य में क्या हो रहा है कि औरंगाबाद के नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धारसिव भी कर दिया गया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नाम बहुत बदला जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा जा रहा है कि अंडर 1917 कुश्ती चैंपियन 2023 में भारत ने कितने पदक जीते। तो भारत ने जो है 7 पदक जीता, इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्ण में जो है 1 पदक जीता है और 3 जो है रजत में और 3 कांस्य में, तो क्या हो जाएगा 7 पदक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसे जो है लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो गवर्नर ऑफ द ईयर से शक्तिकांत दास को जो है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर से, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये RBI का भी हाल फिलहाल गवर्नर भी है। और डिप्टी गवर्नर कौन है बताइए आप लोग कमेंट करके। तो स्वामीनाथन जानकी रामन जो है क्या है, डिप्टी गवर्नर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे शक्ति दास हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का नाम बदल कर कहाँ जो है स्थानांतरित किया जा रहा है।
तो एक द्वीप है, वहाँ जो है स्थानांतरित किया जा रहा है, उस द्वीप का नाम पूछ रहा है। तो कौन सा द्वीप है बताइए? तो बोर्नियो द्वीप पर जो है इसको स्थानांतरित किया जा रहा है, और उसका नाम जो है इंडोनेशिया की राजधानी का नाम, नया नाम नुसंतारा हो जाएगा। बोर्नियो द्वीप पर और नया नाम नुसंतारा हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जकार्ता से बदल कर जो है नुसंतारा कहा जाएगा, ठीक है। वहाँ का रुपया जो है इंडोनेशियाई रुपया है, इंडोनेशिया का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। महिला प्रीमियर लीग 2023 में जो है किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीती है? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 में मेग लैनिंग ने जो है ऑरेंज कप अपने नाम हासिल किया है, और पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 को मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके विजेता बना है, और हैली मैथ्यू जो है मुंबई इंडियंस के पर्पल कैप जीती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मुंबई इंडियंस के है हैली मैथ्यूज। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है? तो कौन? मैग लैनिंग ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कब बनाया था? तो 1608 में बनाया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 को देखेंगे। 60 में क्या कहा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट ने के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में? तो हुमायूं जो थे उसके शासनकाल में जो है भारतीय चित्रों का जो है उद्गम हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखिए। किसके शासनकाल में? तो हुमायूं के शासनकाल में। और जो है जहांगीर चित्रकला का विशेषज्ञ भी था, इसको ध्यान रखिएगा। और स्वर्णकाल जो है चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है, इस सारे फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। और पाटना कलम का प्रथम चित्रकार सेवक राम जी थे। कौन थे? सेवक राम जी थे। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61। हुमायूं के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? तो हुमायूं के 4 पुत्रों में से दारा को जो है अनेक उपनिषद का जो है अनुवाद करने का श्रेय जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। किसको? दारा को। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। 62 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से किस तिथि को जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? ये डेट पूछ रहा है, सन भी पूछ रहा है, बताइए। तो 3 सितंबर जो है कब? 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए जो है शुरू हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्यपुर सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्यपुर सभ्यता मानी जाती है? तो किसके साक्ष्य के कारण? तो कुम्हार यानी कि मृद भांड के कारण जो है क्या माना जाता है? आर्यपुर जो है सभ्यता माना जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 में क्या कहा जा रहा है कि सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनाकर मुगल दरबार में गए थे, और उन्हें इंग्लैंड के राजा किस राजा ने भेजा था? तो टॉमस रो को जो है किसी ने भेजा था? तो टॉमस रो को जो है जेम्स प्रथम ने भेजा था, इसको ध्यान रखिए। कौन भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था मुगल दरबार में, समझे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 में क्या कहा जा रहा है कि 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल जो है रिसरा में लगाया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखिए। कहाँ लगाया गया था? कलकत्ता में है रिसरा, वहाँ लगाया गया था। और जूट निगम, भारतीय जो है जूट निगम की स्थापना 1971 में किया गया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 66 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता? ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि लागू नहीं होता है। तो दोनों ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया, ऐसा नहीं, सादगी से काम नहीं चलेगा, तो एक गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, वही गलत पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? डी। 67 देखेंगे। 67 में क्या कहा जा रहा है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है? तो वितरिका कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए। क्या बोला जाता है? वितरिका बोला जाता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जो है बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो भारत में जो है बाघ जो है संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन नहीं है? तो चिल्का नहीं है। चिल्का क्या है? आपका झील है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से देशांतरों में कौन सा भारत के पैमानिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो कितना कहलाता है? 82-30 जो है डिग्री पूर्वी जो है क्या कहलाता है? मध्याह्न रेखा कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 70। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है? तो उद्गम किसका है? गंगा का भारत में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और गंगा की लंबाई पूछे तो कितना है? 2525 है। इसको ध्यान रखिएगा, 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये चारों ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो ध्यान रखिए कौन हो जाएगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला है इन सबों में से बड़ा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 में क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? तो वर्ष में जो है लोकसभा का अधिवेशन कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? तो 2 बार बुलाया जाना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 73, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन होता है? शिक्षा होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 85 के अनुच्छेद किसके 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अधिनियम 1976 के तहत समवर्ती सूची में किसको? शिक्षा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 को, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार कर दिया? तो कब स्वीकार कर दिया? तो 1942 में स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 75, लोकसभा के लिए कितना क्वोरम होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए जो कुल सदस्यों का कितना 1/10 भाग होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कितना 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो किसको शामिल नहीं किया गया है भैया? तो अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, बाकी सबको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों में जो है स्थापना की गई है। किस लिए स्थापना किया गया है? तो निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए स्थापना किया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखेंगे, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय बोला जाता है? किस वैज्ञानिक को समाजवाद का श्रेय बोला जाता है? किसको बोला जाता है बताइए? तो कार्ल मार्क्स को जो है समाजवाद का श्रेय माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास बोर्ड यानी कि NSDL किससे संबंधित कार्य है? तो NSDL का कार्य क्या है ये पूछा जा रहा है। ये किससे है? तो डिबेंचर से है, यानी कि ऋण पत्र से है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, बाजार मूल्य होता है। बाजार मूल्य क्या होता है? अति जो है अल्पकालीन मूल्य होता है। क्या होता है? अति अल्पकालीन मूल्य होता है बाजार मूल्य। नेक्स्ट देखेंगे 81, कहा जा रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो 56 से 61 आया था। इसको ध्यान रखिए कब आया था? 56 से 61। कौन तैयार किया था? तो PC महालनोबिस ने तैयार किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में जो है अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? किस वर्ष लाया गया था अस्थायी बंदोबस्त को जो है अमल में? 70 में, 73 में, 93 में, कि कब लाया गया था बताइए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता जो है कब मनाया गया? तो भारत में जो सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाया गया? तो 1930 में मनाया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार जो है तिरंगा फहराया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। तब से जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कारण के कारण जो है भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया और भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो कब से मनाया गया? स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 1930 में मनाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 1998 में पोखरण परमाणु 2 परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। 85 में क्या कहा जा रहा है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल जो है कब पड़ा था? तो बिहार में जो है अभी भी अकाले पड़ने वाला है। बिहार में बारिश नहीं हो रहा, जिससे किसानों को खेती करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, समझे। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो बिहार में सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था?
एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए। तो 20वीं सदी में जो है 1967 में अकाल पड़ा हुआ था, और 1967 के पूर्व जो है, तो 20वीं सदी में 1967 में पड़ा हुआ था, इससे पूर्व जो है 1951 में भी पड़ा हुआ था, और 3 बार पड़ा हुआ है, 51, 67 जो है, और 84 स्थिति बना था 84 में भी। अब लगता है 23 में भी पड़ने वाला है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रहा है और जल स्तर जो है नीचे चला गया है, हैंडपंप में भी नहीं जल आ रहा है, बोरिंग तो सरकार चलाने नहीं दे रही है किसी किसानों को, तो इसको जो है किसानों को खेती करने में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा जा रहा है कि सर अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी निम्न में से कौन है। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी थे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो बिहार से क्वेश्चन आप लोग बनाइए, किसको मिला था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से है, तो ये बेगूसराय से, ठीक है ना, बेगूसराय जिले के सिमरिया गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जन्म जो 1908 में हुआ था, और इनके जो है एक उर्वशी जो है कृति है, इसके लिए काफ़ी विख्यात हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के प्रमुख नेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने बिहार के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 9 बार प्रतिनिधित्व किए थे। तो कहाँ से थे, तो हाजीपुर से ही खड़ा होते थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये पुस्तक जो है किसने लिखा है, स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य को जो है प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन समय में जो है कामरूप किसको नाम से जाना जाता है, तो असम को जो है कामरूप के नाम से जाना जाता है, प्राचीन समय में जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जा रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1/10⁻9 मीटर होता है। और ये भी होता है 10⁻⁻9 भी होता है, ठीक है ना, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ये तो 1 बट्टा में है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो गर्भ केसर फूल का जो है क्या होता है, मादा प्रजनन अंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है, पूछा जा रहा है, परजीवी पौधा कौन सा है। तो कस्कुट क्या होता है, कस्कुट एक परजीवी पौधा होता है। परजीवी उसको बोलते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में जो है मृदु पेशी ऊतक होते हैं। तो मृदु पेशी जो ऊतक किस में होता है, बताइए। तो पाचन मृदु पेशी ऊतक होते हैं, किस में होते हैं मृदु पेशी ऊतक, तो पाचन तंत्र में होते हैं और धमनी में भी होते हैं, इसको ध्यान रखिए। किस में होता है, पाचन तंत्र और धमनी में भी होता है। तो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 1 और 2 दोनों में होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जी तंत्र से संबंधित नहीं है। तो गुर्दे जो है, गुर्दे का धमनी क्या है, उत्सर्जी तंत्र से संबंधित नहीं है, बाकी सब है। क्या हो जाएगा, गुर्दे का धमनी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में जो है क्या होता है, अनुदैर्ध्य में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है, नेट्रिनियम। तो नेट्रियम जो है सोडियम का लैटिन नाम है, इसको ध्यान रखिए। किसका, सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम होता है। नेक्स्ट है 98 कि पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं। तो जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं, तो बायोमास कहलाते हैं। पत्तियाँ और वनस्पतियाँ विभिन्न अंग क्या कहलाते हैं, बायोमास कहलाते हैं, जैव ईंधन नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। तो वर्षा का होना, बर्फ का गिरना एक गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, प्रकृति में विभिन्न तत्वों में कौन सा तत्व कभी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में कौन नहीं पाया जाता है, तो सोडियम नहीं पाया जाता, इसको ध्यान रखिए। कहाँ, सोडियम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहा जा रहा है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी रचनाएं क्यों पाई जाती है। तो इसलिए पाया जाता है ताकि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र के लिए वृद्धि हो। क्या हो, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 102 में क्या कहा जा रहा है कि यकृत किसका कार्य है। यकृत का जो है कार्य
किसका कार्य करता है, तो यकृत जो है पाचन का कार्य करता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट किसको कम करने में सहायक करता है, तो वो क्या कर देता है, वेग को कम कर देता है दुर्घटना होगा तो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। 104 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। तो स्वच्छ ईंधन का गुण क्या है, तो प्रदूषण मुक्त जो है स्वच्छ ईंधन होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। 105 में क्या कहा जा रहा है कि आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा, तो उसमें जो है कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिकाएं के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी जब आप डालिएगा जल का विलयन, तो चीनी का विलयन। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम होता है, ये केवल जो है पशुओं में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के लाभ हैं, तो बांधों के निर्माण के लिए क्या क्या होता है भैया, थोड़ा और इसका ऑप्शन दिया जाए। तो सिंचाई के लिए जल का संग्रहण करना, सिंचाई के लिए जल का संग्रहण करना, जल का असमान वितरण, तो ये तो नहीं होगा। विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रह। चौथा, बांधों को जो है निकलने वाली जाने वाली नहरें जल से अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती है। इनमें केवल कुछ लोग ही लाभान्वित होते हैं, और उसको दे रखा है ऑप्शन में 4, 2, 5, केवल 5, केवल 2, केवल 3 और 4। तो क्या होगा विकल्प, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बांधों से निकाले जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होता है, तो एकदम ये सही है, 4 तो सही है। 3 में क्या कह रहा है कि यह विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रह करता है, तो ये भी सही है। ऊपर का भी सही है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या कहा जा रहा है कि 108 को थोड़ा देखा जाए, कौन ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है, तो हर्ट्ज जो है ध्वनि तरंग की मापने की इकाई है, मानक इकाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को क्या दर्शाता है, या पौधों को मुरझाने का कारण बन सकता है, इसलिए जो है ये हानि है वाष्पोत्सर्जन का। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जा रहा है कि पैन क्या है, यानी कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है, तो ये क्या है, द्वितीय प्रदूषक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहा जा रहा है कि यदि इतना तथा इतना क्रम से वायु जल इस्पात में ध्वनि का वेग है तो सही कथन क्या होगा, तो यहाँ पे सही कथन क्या होगा, इससे बड़ा ई और इससे बड़ा ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा रस जो है पाचन का काम करता है, तो कौन सा रस पाचन करता है काम, तो पित्त रस जो है पाचन का काम करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, तो पादप जगत को उभयचर ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है, किसको, ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 15। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा अरजुकी संघ यानी कि नॉन कॉर्डेटेटस के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये कौन सा नहीं आता है, तक के सिरुकी बर्टी ब्रेटा जो है ये नहीं आता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी की भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों के पाचक कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, तो कौन करता है मदद, तो लाइसोसोम मदद करता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो कि कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, तो कौन होता है, वो लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18। वनस्पति पदार्थों के खाद में अवघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण किसका है, तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, किसका है, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119।
पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दबाव कम न्यूनतम होता है। कब होता है? जब वह नींद की स्थिति में लेट लेता है तब वहाँ पर न्यूनतम हो जाता है। और आज का लास्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमानित नहीं देता है? तो कौन नहीं देता है? नल के पानी में तो विद्युत धारा चला जाएगा, समुद्र के पानी में भी चला जाएगा, सिरका में भी चला जाएगा, लेकिन अशुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध होता है, इसमें नमक होता ही नहीं है। तो इसमें जो है अनुमति नहीं देगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सारे दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।